नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा सरकार की हरी झंडी के बाद राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव कराने की अब तैयारी में जुट गया है, जिसमें प्रदेश के 34 शहरी निकायों के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे और ये चुनाव 4 फरवरी से पहले संपन्न करा लेने की राज्य चुनाव आयोग की योजना है। तो दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 1 नगर पालिका का चुनाव होगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आमने सामने नजर आएंगे। तो वहीं बीजेपी ने अपना संगठन बना लिया है, तो निकाय चुनाव को लेकर एकजुट है बीजेपी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार जारी है और कांग्रेस की बात की जाए तो चुनाव जीतकर अपने आप को एक बार फिर से कांग्रेस को साबित करने का मौका मिल गया और इस चुनाव में फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस एकजुट होकर निकाय चुनाव लड़ेगी? ये देखने वाली बात होगी। तो निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस एकजुट हो पाएगी, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का टोटल टीवी में स्वागत है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। जब कोई चढ़ती कला में हो तो चारों ओर उसकी चर्चा और जय जयकार होती है। लोकसभा चुनाव के बाद संभली बीजेपी ने ऐसा पलटवार किया और कांग्रेस को छकाते हुए तीसरी बार प्रदेश में सरकार बना ली। अब निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने होंगे। कांग्रेस के पास एक और मौका है बाउंस बैक का, पर बीजेपी जिस गति से रोजाना मीटिंग्स कर रही है, पार्टी के छोटे बड़े नेता एकजुट होकर फिर मिशन निकाय में जुट गए हैं। शुक्रवार को पार्टी की फिर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, निकाय के जो चुनाव है, कुछ जगह और भी चुनाव है, उपचुनाव है, उन सब विषय पर मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठ के बातचीत करेंगे। उसकी योजना रचना किस प्रकार से रहेगी, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सही बात है, कांग्रेस के पास निकाय चुनाव अपने को साबित करने का एक मौका है। हालांकि पार्टी ने सिर्फ नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला ले लिया है, पर सवाल वही कि कांग्रेस क्या बीजेपी की तरह निकाय चुनाव एकजुट होकर और मजबूती से लड़ेगी? अगर अब भी पार्टी अपनी मजबूती और एकजुटता नहीं दिखा सकी तो बस फिर इसके बाद तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही आमना सामना हो सकता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आने जा रही है। कांग्रेस को ये हम कह सकते हैं कि एक और मौका मिलने जा रहा है। तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने पूरे संगठन के साथ तैयार रहती है, 24/7 चुनावी मोड में रहती है। लेकिन कांग्रेस की बात कर ले, विधानसभा चुनाव में तो हम सभी ने हाल देख लिया, लेकिन निकाय चुनाव की बात करें तो क्या संगठन बन पाएगा? देखिए जया, विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी अक्टूबर में जी। जीत का जश्न बीजेपी मना रही है और साथ ही अगले चुनाव की तैयारियां, निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है जी। बीजेपी को देखो, कभी चंडीगढ़ बैठक चल रही है, कभी दिल्ली में चल रही है, कभी गुरुग्राम में, कभी रोहतक में, बैठक पर बैठक। वो उस स्थिति में जब पार्टी ने शानदार तरीके से जीत हासिल की विधानसभा में और तीसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड बनाया है हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में। दूसरी तरफ कांग्रेस भी मीटिंगें करी है, लेकिन उन कांग्रेस में एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। अभी तक 2 कमेटियां बनी थी, एक तो सेंट्रल लीडरशिप ने बनाई थी कि कांग्रेस क्यों हारी हरियाणा में, और एक कमेटी हरियाणा की तरफ से उदय भान ने बनाई थी। अभी तक देखिए उन पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई उन दोनों कमेटियों की, कितने दिन की बात होगी। जब हार आई थी सामने तो जो नए सह प्रभारी बने थे उन्होंने कहा था कि अब जल्दी हम संगठन की घोषणा करेंगे, आज तक संगठन की घोषणा नहीं हुई। तो एक तरफ जीत के जश्न के बाद अगली तैयारियां और एक तरफ हार की समीक्षा में इतना वक्त जाया और अभी भी अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा कशमकश चल रही है। तो यही फर्क है। देखिए, निकाय चुनाव को हम छोटी सरकार के चुनाव, शहरी सरकार के चुनाव कह सकते हैं। अभी जब 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे पानीपत में, उन्होंने
कहा था, उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार तो आपने बना दी, आप हरियाणा के हर परिवार को बधाई कि आपने हमारी नीतियों को गले लगाया, समर्थन दिया। अब ट्रिपल इंजन की सरकार आपको बनानी है और ये सरकार, प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द थे कि ये सरकार अब पहले से 3 गुना स्पीड से काम करेगी। यही बात मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि जो दोबारा जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, पहले से 3 गुना काम करके दिखाऊंगा। आप देखिए, निकाय चुनाव के लिए आज भी दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है, लगातार बैठकें चल रही हैं, कभी विधायकों को बुलाया जा रहा है, कभी जिलाध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री, प्रदेश तमाम बड़े छोटे नेता जुटे हुए हैं। मेरे को लगता है बीजेपी शायद कोशिश करी है कि निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप किया जाए। क्लीन स्वीप मतलब कांग्रेस को पूरी तरह से तोड़ने की, हतोत्साहित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन यह बात जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से आई है कि नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे। ये नेता लोग भी मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल अभी भी है। विधानसभा चुनाव में 39.93% वोट मिले हैं बीजेपी को और 39.09% कांग्रेस को। नेता ये देते हैं कि लोगों में कांग्रेस को लेके हमदर्दी भी है कि जिस तरीके से माहौल था, लेकिन सरकार भी बनी, चूक गए, तो कांग्रेस को संभावनाएं नजर आ रही है निकाय चुनाव में। लेकिन वो बड़ा चुनाव जो होता है जिसमें मेयर का क्योंकि रुतबा होता है, उसके अलावा निगम पार्षद, बड़ा बजट होता है, बड़े शहरों में नगर निगम के चुनाव होने, बाकी तो नगर परिषद, नगर पालिका छोटे हैं। तो लेकिन नगर निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए ज्यादातर बड़े नेता मान रहे हैं और इस तरह का उदय भान ने बयान भी दिया है कि नगर निगम चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे। तो कांग्रेस के लिए एक मौका है, एक मौका लोकसभा में मिला था, चुनाव में मिला था। कांग्रेस की खुश हुई थी, कांग्रेस के 50-50 हो गया, लेकिन विधानसभा में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस। पूरी तैयारियों और पूरा जो माहौल बना हुआ था, बिल्कुल बाजी पलट गई। लेकिन अब ये ऐसा चुनाव है, कांग्रेस को बाउंस बैक करने का, वापसी करने का एक मौका है उसके पास। लेकिन बीजेपी की तैयारियों को देखकर, बीजेपी के उत्साह को देखकर लग रहा है कि अभी तो वो लीड करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये मौका एक बार फिर से कांग्रेस को मिला। अब देखना होगा कि इसमें कितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर पाती है। महेश जी, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस के लिए एक नया मौका है, एक बार फिर से एकजुट होने की जो कोशिश है वो कांग्रेस में कामयाब होगी नहीं होगी, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि लोकसभा में तो अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटें आ गई और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो उनकी अगर हम कहें कि लुटिया डूबी थी विधानसभा में, तो वो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अब देखना होगा निकाय चुनाव में कांग्रेस क्या करती है, क्या गठन कर पाती है, संगठन बन पाता है, एकजुट हो पाती है या फिर नहीं। देखिए, अगर वर्किंग के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो बहुत बड़ा नीतिगत अंतर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर तलाशने का काम करती है और जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का किया जाए तो यहां पर अवसर में भी आपदा तलाशने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर ही लेते हैं। अब इसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि अवसर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है, लेकिन ये किसी आपदा से कम कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो कोई आधिकारिक घोषणा भी इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं की गई है कि सिंबल पर नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी तक आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उसके अलावा अगर सिंबल पर पार्टी लड़ती भी है तो यहां फिर वो जिक्र आएगा कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या कुमारी शैलजा कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले ताल ठोकते हुए नजर आएंगे या कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उन्हें ताकत देते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी की एकजुटता में क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा अगर सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर भी दे तो क्या ये गारंटी नहीं है कि शैलजा इससे सिंबल पर लड़ने से इनकार ना कर दे या रणदीप सिंह सुरजेवाला ये ना कह दें कि सिंबल पर लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो साफ तौर से अभी तो कांग्रेस पार्टी की एकजुटता ही सबसे बड़ा सवाल यहां पर बनी हुई है। ये आप इसका जिक्र कर रहे हैं कि एक अवसर है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन ये किसी आपदा से कम नहीं है। चुनाव अगर आ गया तो एक बार फिर से परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को और परफॉर्मेंस के लिए जरूरी होगी एकजुटता, जो कि कांग्रेस पार्टी के पास ना पहले थी, ना विधानसभा चुनाव के दौरान एकजुटता थी और ना ही आज कांग्रेस पार्टी एकजुटता अपने लिए कायम कर पाई है। हार के कारणों तक को तलाशने में कांग्रेस पार्टी के नेता नाकाम रहे हैं, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जिक्र करें, चाहे उदय भान की तरफ से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जिक्र करें। कौन से फैक्ट्स थे जो कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं मिल पाए, यही
फैक्ट कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एकजुटता के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और संगठन के बिना शक्ति नहीं होती है। संगठन ना तो नेताओं में संगठन है और ना ही कार्यकर्ताओं का कोई संगठन है और ना ही कार्यकर्ताओं का कोई स्ट्रक्चर यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास बचा है। तो ऐसे में चुनौतियों के अलावा कुछ भी कांग्रेस पार्टी के खाते में इस वक्त नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पर जिस तरह से देखें कि निकाय चुनाव जल्द ही कराए जा सकते हैं, लेकिन इस बीच निकाय चुनाव में कांग्रेस किस तरह मुकाबला करेगी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब नतीजे हैं तो वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ये जो तीसरी बार है कांग्रेस बाजी मार सकती है, क्योंकि लोकसभा में भी अच्छी खासी जीत दर्ज की थी, 50-50 का मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन अब निकाय चुनाव में कांग्रेस मुकाबला कैसे करेगी? ये कांग्रेस के पास कोई ऐसा समीकरण नजर नहीं आ रहा कि कांग्रेस इस चुनाव को गंभीरता से लड़े, और ना ही अभी कोई ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस की कोई तैयारी भी नहीं है। कांग्रेस के जो नेता है, इन्होंने विधानसभा चुनाव की हार से भी कोई सबक नहीं सीखा है, और अभी नेता सभी ये जो कांग्रेस में गुटबाजी है, अलग अलग नेता है, अभी तक ये एक मंच पर आने को तैयार ही नहीं है। तो संयुक्त रणनीति कैसे बनेगी? तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस कहीं पार्टी के रूप में दिखाई दे ही नहीं रही है, और ना ही कोई ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं कोई उत्साह है। निगम चुनाव के लेकर कांग्रेस के कोई गुट विशेष में तो हो सकता है थोड़ा बहुत उत्साह हो, लेकिन कांग्रेस के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि उनको परिणाम सामने नजर आ रहा है। चाहे हम गुड़गांव की बात कर लें, चाहे फरीदाबाद की कर लें, और सोनीपत के अंदर और अंबाला में उपचुनाव भी होना है, तो यहां भी कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई रुचि नहीं है, कोई उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर भी कोई उत्साह नहीं है। तो मतलब कांग्रेस ने अभी विधानसभा चुनाव की हार से कोई सबक नहीं सीखा, कोई अभी तक हार के कारणों के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, और कांग्रेस के नेता भी कोई ज्यादा सक्रिय नहीं है, उनका भी उदासीन ही है। तो उनमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के कोई पार्टी के स्तर पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के जो नेता अलग अलग है, जो धड़ेबंदी दिखाई दे रही है, वही धड़ेबंदी इसमें दिखाई देगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बड़ी आसान रहने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है बीजेपी में, और जिस तरह से देखें कि बीजेपी देवेंद्र जी लगातार जो अपना संगठन है उसको मजबूत करने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रहे, तमाम काम भी कर रही है, और बैठकें भी लगातार देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही जिस तरह से देखें कि तमाम लोगों को जोड़ने का जो कार्य है वो भी बीजेपी में किया जा रहा है। 50 लाख का टारगेट रखा गया, उसको भी कवर करने की जो पूरी कोशिश है साफ तौर से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने संगठन को, पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई कार्य करती रहती, लेकिन कांग्रेस है कि शांत दिखाई दे रही है। देखिए जय, कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि इन स्थितियों में कैसे संभाला जाए पार्टी को, कैसे एक नेता के को लीडर बनाकर आगे बढ़े पार्टी, अब यही समस्या से पार्टी उलझ रही है। दूसरा, पहले ये जैसे ये था, जैसे संगठन की बात थी, अभी मेरी किसी कांग्रेस नेता से बात हुई, शायद संगठन की बात है, दिल्ली चुनाव के बाद पूरा ध्यान दिल्ली पर लग गया है, दिल्ली में भी चुनाव है, और हरियाणा में निकाय चुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। हालांकि कांग्रेस के लिए मेरे को नहीं लगता ज्यादा संभावना है, लेकिन कांग्रेस कोशिश करिए दिल्ली चुनाव में भी। अब जो कुछ हो गया, अब डैमेज कंट्रोल करना है पार्टी को। देखिए बहुत दिन हो गए, 1 महीने से ज्यादा हो गया, सेंट्रल की कमेटी बनी थी कि हारी क्यों, समीक्षा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उन तथ्यों का पता लग जाए, उन कारणों का। हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है अभी, लेकिन नतीजा अभी कुछ उस तरह के ठोस चीजें अभी सामने नहीं आई, जिस वजह से जो फील्ड में कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, या जो संगठन के पदों के लिए जो लामबंदी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो भी मुरझाए हुए अभी। तो उनको ये लगता है कि बड़े नेताओं की लड़ाई खत्म होगी, कुछ होगा तो हमारा भी कुछ बनेगा। तो कई बार कार्यकर्ता कांग्रेस के ये भी कहते हैं कि बड़े नेताओं की लड़ाई में हम पिस रहे हैं, बड़े नेताओं की लड़ाई में। हम तो चाहते हैं कांग्रेस के लिए काम करे बड़े, लेकिन जब बड़े नेताओं का ये हाल है तो हम क्या करें। लिहाजा मौजूदा हालात में मेरे को, हालांकि अभी समय पड़ा है, अभी तो चुनाव घोषणा होगी, निकाय की घोषणा के बाद भी करीब 20-30 दिन का टाइम मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को भी इस बात की चिंता होगी जरूर कि अगर पार्टी को अगर इस तरीके से मैदान खुला छोड़ दिया बीजेपी के लिए, और बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, तो कांग्रेस क्या करेगी आगे? कौन से चुनाव है? अब लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, ले देकर निकायों के चुनाव थे, क्योंकि निकायों के चुनाव शहरों में है, और जो पिछले विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आए, शहरों में बीजेपी मजबूत होकर उभरी है। जीटी रोड की बेल्ट की बात हो या और शहर है, हिसार, उस तरफ रोहतक, जो शहर है बड़े, उसमें बीजेपी को शहरों में काफी समर्थन मिला है, और कांग्रेस को समर्थन गांव से मिला है। अब भी कांग्रेस थोड़ा सा कम से कम फेस सेविंग हो जाए,
इज्जत बचाने वाली बात हो जाए कि फिर से मुंह छिपाने को ना घूमे फिरे, सामने आने से कतराएं, ऐसे माहौल ना बने कांग्रेस के लिए तो अच्छा है। तो मेरे को लगता है कांग्रेस के पास समय है, लेकिन अब जल्दी करना पड़ेगा। बीजेपी जहां रोज मीटिंग कर रही है, देखिए कभी दिल्ली में हो रही है, चंडीगढ़ में, कभी जिलाध्यक्षों विधायकों को बुलाया जा रहा है। अब परसों का एक मैसेज आया कि मनोहर लाल करनाल लोकसभा से चुने गए सेंटर में मंत्री है, उनका एक दफ्तर खोला जा रहा है, परसों उद्घाटन है पानीपत में, करनाल में भी दफ्तर खोलेंगे। तो बीजेपी के नेता चुनाव के बाद जहां जहां जिसकी प्लेसमेंट है वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद यही वजह है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री, नायब सैनी और प्रधानमंत्री भी पानीपत में कह गए कि आपको इस बार हम 3 गुना काम करके दिखाएंगे। शायद बड़े लक्ष्य को लेके और बड़े टारगेट्स को लेके बीजेपी आगे बढ़ रही है, और मौजूदा हालात में मेरे को लगता है कांग्रेस की यही स्थिति रही तो फिर राम भरोसे है। बिल्कुल, कांग्रेस को यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जो गतिविधि, जो स्थिति है उसमें सुधार करने की बेहद ज्यादा जरूरत है महेश जी, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस को इस समय अपनी नीतियों में और अपनी पार्टी में किस तरह के सुधार की जरूरत है, क्योंकि संगठन ना हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिला और अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं ढील काफी ज्यादा देखने को मिल रही है पार्टी के अंदर। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर गांधी परिवार के कब्जे से एक तरीके से पार्टी निकलती हुई नजर आ रही है। और जिक्र अगर हरियाणा प्रदेश का करें तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड का जिक्र किया गया। उसके बाद 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई। 72 टिकटों के बाद जो चुनाव परिणाम सामने आया वो कांग्रेस पार्टी के लिए सख्ते की स्थिति थी। और उसके अलावा भी अगर जिक्र करें तो यहाँ पर लगातार आपने देखा होगा कि टिकटों का जब फैसला किया जा रहा था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी भी टिकट वितरण के फैसले में शामिल हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है उनकी तरफ से भी सर्वे करवाए जा रहे हैं। राहुल गांधी की टीमें सर्वे कर रही है। क्या वो सर्वे कर रही थी अगर टिकटों का फैसला गलत हुआ? अगर दीपक बाबरिया ये कह रहे हैं कि 15 टिकटें गलत दी गई, तो किस तरह का सर्वे राहुल गांधी की एजेंसियां कर रही थी और किस तरह की रिपोर्ट राहुल गांधी के हाथों में थी जो 15 टिकटें गलत हाथों में चली गई, जिसकी वजह से हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। यहां पर अभी तक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी इस हार को लेकर क्या है, ये ना तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ कहा गया, ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उसको लेकर कुछ कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई या नहीं, उनके फैसले सही थे या गलत थे। तो साफ तौर से दीपक बाबरिया जरूर ये कह रहे हैं कि 15 टिकटें गलत दी गई। 15 टिकटें गलत देने वाला कौन था? तो यकीनन यहां मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भी उतने अधिकार क्षेत्र की बात यहां इस वक्त लग नहीं रही है। और जिस तरीके से हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेनी चाहिए थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हार की जिम्मेदारी को नहीं लिया और अब भी इधर उधर की बात चल रही है, लेकिन जो काम की बात है वो अभी तक नहीं की जा रही। नेता प्रतिपक्ष खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी ये माना जा रहा है कि वो उनका कब्जा बरकरार है और देर सवेर उसका ऐलान होगा। अगर शैलजा समर्थक या रणदीप सुरजेवाला समर्थक किसी भी तरह का दबाव बनाकर इस विधानसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर डाल भी दे, तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़ भी देंगे तो उनका ही कोई समर्थक विधायक जो कि एक तरीके से इनडायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष की शक्तियों के साथ बने रहेंगे और उन्हीं की तरफ से दिया गया कोई दूसरा चेहरा नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा। उदय भान की कुर्सी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी ये भी सवाल है। और अगर उदय भान को हटाया भी गया तो फिर किसे बनाया जाएगा? क्या वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक होगा? तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसके कब्जे से पार्टी निकल चुकी है। एक तरीके से हरियाणा प्रदेश का जिक्र यहां पर किया जाए तो एकजुटता यहां पर अब भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे थे कि अभी तक भी इन तमाम तीनों नेताओं को हार के बाद एक साथ एक मंच पर नहीं देखा गया, यानी एकजुटता तो अब भी सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी तरह का चुनाव आप लड़ लीजिए, पहले नेताओं की एकजुटता की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद संगठन की, और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। ना तो नेताओं की एकजुटता है और ना ही पार्टी के पास कोई संगठन है। बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विनीत जी, जिस तरह से देखें कि कांग्रेस में अभी भी संगठन को लेकर लगातार ऊहापोह की जो स्थिति है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है और कांग्रेस में जब तक अंतःकलह खत्म नहीं होगा, संगठन बनना, एकजुटता आना काफी ज्यादा मुश्किल है। देखिए, एकजुटता आएगी कैसे? जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रदेश प्रभारी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जो प्रदेश प्रभारी है वो प्रदेश अध्यक्ष पर, मतलब हार की जिम्मेदारी तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई, किसी ने नैतिक आधार पर जिम्मेदारी ली? कोई तैयार नहीं, सभी अपने पदों पर चिपके हुए। मतलब जब कांग्रेस में इतनी बुरी तरह पराजय हो गई, जो कांग्रेस की संभावनाएं बनी हुई थी उसको पलीता लग गया, उसके हार के कारणों के लिए दोषी कौन है? अपने आप बढ़कर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है।
तो मतलब जो कांग्रेस के जख्म हैं वो अभी भी हरे हैं। कांग्रेस में कोई सबक सीखा वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है वो देखिए, वहां तो उम्मीदवारों के नामों की भी चर्चा शुरू हो गई है। सोनीपत में उपचुनाव होना है, मेयर का उपचुनाव हुआ, निखिल मदान विधायक बन गए। तो पिछली बार ललित बत्रा चुनाव हार गए थे, अब अपना ललित बत्रा चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते, या जो शशिकांत कौशिक है समालका से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो सोनीपत से नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह वहां देवीदास जी के बेटे हैं, तरुण देवीदास है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इस तरह फरीदाबाद के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर के बेटे जो हैं देवेंद्र चौधरी, जो पहले सीनियर डिप्टी मेयर में रहे हैं, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर का तो अभी ड्रा होना है कि मेयर किस जाति वर्ग से आएगा, वहां आरक्षण का फैसला भी होना है। लेकिन सोनीपत और अंबाला की तस्वीर तो स्पष्ट है। अंबाला में पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे संजय शर्मा की पत्नी चुनाव हार गई थी शक्ति रानी शर्मा से, तो इसलिए हो सकता है कि शक्ति रानी शर्मा के जो विधायक बनने के बाद अब डॉक्टर संजय शर्मा की पत्नी को उपचुनाव लड़ाया जाए। ये तो पार्टी के स्तर पर तय होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अगर फरीदाबाद की मेयर की सीट जनरल हुई तो सीमा त्रिखा भी चुनाव लड़ सकती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व मंत्रियों को भी चुनाव लड़ने के लिए आदेश दे सकता है, क्योंकि पार्टी की स्थिति है। इस तरह गुड़गांव के अंदर जो है सुधीर जो है सिंगल चुनाव लड़ सकते हैं। तो मतलब पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में तो किसी स्तर पर भी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी है। किसी भी अपने जो विधायक भी रहे हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। जबकि कांग्रेस में तो सभी जो नेता हैं वो मुझे नहीं लगता कि चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को इतना ज्यादा तैयार है। हाँ, अगर फरीदाबाद की जनरल सीट हुई तो महेंद्र प्रताप जी के बेटे जो है विजय प्रताप है वो चुनाव लड़ने की रुचि रख सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी दल में, चाहे आम आदमी पार्टी भी है, कोई सक्रियता या गंभीरता दिखाई नहीं देती। सिर्फ जो है दावे ही किए जा रहे हैं। मैदानी स्तर पर जो है कि इन दलों में कोई ज्यादा सक्रियता दिखाई नहीं दी जा रही, ना ही कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह है। बिल्कुल। यहाँ पर देवेंद्र जी एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि ये कहा जा रहा है कि 4 फरवरी से पहले मतदान संपन्न कराने की बात कही जा रही है कि 4 फरवरी से पहले मतदान संपन्न हो सकते हैं, तो उस पर क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल धनपत सिंह ने कहा था फिलहाल जो सरकार की तरफ से, क्योंकि वार्ड बंदी का काम पूरा करवाना वो सरकार की प्रशासन की जिम्मे है। जब ये इस तरह की रिपोर्ट ऊपर मुख्यालय में जाएगी, यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज में वार्ड बंदी कहाँ की पूरी हो गई, तो फिर सरकार की तरफ से एक सिफारिशी लेटर जाता है चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव करवाना आयोग का काम है। तो धनपत सिंह का ये कहना था कि पहले चरण में ये है, अभी इलेक्शन शेड्यूल घोषित करेगा आयोग, और जैसे ही सरकार की तरफ से अगले कंसल्टेशन या आग्रह आएगा कि फला जगह की वार्ड बंदी पूरी है, उनका रिजर्वेशन भी पूरा, क्योंकि अभी BC-A का 8% था, BC-B को 5% अभी दिया है, उसको रिजर्वेशन भी कौन से वार्ड रिजर्व रहेंगे उसकी लॉटरी सिस्टम बनेगा, और इसके अलावा वार्ड बंदी पूरी होनी है। तो अगले फेज में जल्दी, लेकिन ये है कि फरवरी में चुनाव करवाने हैं, फरवरी के शुरू में, तो उस हिसाब से 1.5 महीना है। अभी 15 दिन तो ये 15-18 दिन दिसंबर के हैं, जनवरी का महीना है, और फरवरी के शुरू में चुनाव, तो कुल मिलाकर 1.5 महीना है। मेरे को लगता है दूसरा फेज भी जल्दी आएगा, क्योंकि सरकार और प्रशासन जल्दी चाह रहा है, और चूंकि अनुकूल माहौल है, अनुकूल परिस्थितियां बीजेपी की, सरकार चाहती है जल्दी से जल्दी चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है उस स्थिति को कैश करना चाहती है बीजेपी, इसलिए जल्दी चुनाव कराने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, जल्द से जल्द चुनाव कराने की कोशिश होगी, और एक और ये मौका कांग्रेस को मिल रहा है। अब देखना होगा कि इस मौके का कितना फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, और इस चुनाव को लेकर जिस तरह से देखिए कि बीजेपी लगातार अपनी बैठकें कर रही है, और लगातार यहाँ पर बीजेपी में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आज भी दिल्ली में बैठक हुई है। उसके साथ ही अगर बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस में इस समय ना ही संगठन दिख रहा है और ना ही एकजुटता देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, एकजुट करने की जो पूरी तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा। अब उसमें देखना होगा कि अंत तक कांग्रेस यहां पर एकजुट हो पाती है, संगठन बना पाती है या फिर नहीं।